हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं जो अगला सप्ताह जो शुरू होगा और 9 तारीख से जिस सप्ताह की शुरुआत होगी वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 10 तारीख से जिस सप्ताह की शुरुआत होगी उसकी हम बात करेंगे। तो आज की तारीख 8 तारीख जब मैं ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 9 तारीख की छुट्टी संडे की और 10 तारीख से बाजार जब हमारे खुलेंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा हमारी इस मुद्दे पर रहने वाली है कि भाई बाजारों में पिछले हफ्ते क्या हमने आउटलुक रखा था। तो देखिए, इस हफ्ते के दौरान अगर आप पूरे चार्ट पैटर्न को समझने की चेष्टा करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिएगा, सबसे पहली बात जो आपको समझ में आएगी वो ये कि हम डेली चार्ट के ऊपर पिछले 5 दिनों से, हालांकि हमने 2 कैंडल ग्रीन बनाई, यानी कि ये कैंडल ये बता रही है कि हाँ, जहां हम खुले थे वहां से हमने ऊपर क्लोज किया। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे 5 दिन की कैंडल्स को देखें तो पांचों कैंडल्स का जो ट्रेंड है वो अगर हम देखें तो वो डाउन ट्रेंड में ही रहा है। बेशक से नीचे खुलने के बाद आप ऊपर क्लोज हुए, लेकिन अगले दिन फिर आप नीचे चले गए, उसके बाद अगले दिन फिर नीचे चले गए। लास्ट दिन आपने यानी कि फ्राइडे के सेशन में एक नीचे से अच्छी रिकवरी दी। तो 5 दिन के अंदर 2 दिन ऐसा रहा कि नीचे से रिकवरी आई, लेकिन 3 दिन ऐसा रहा कि ऊपरी लेवल से सेलिंग आई। कुल मिलाकर नट शेल बात यह है कि तकरीबन जो है बाजार 25,500 के इर्द गिर्द जो है बंद हो पाया। हालांकि 25,500 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और 25,492 के नीचे बंद हुआ। टेक्निकली ये जो बाजार है जब 25,800 के नीचे आए तो एक्सपोर्ट बनती थी 25,600 के आसपास और 25,700 के बीच में। अब उस लेवल को तोड़ के बाजार नीचे की तरफ आया। निफ्टी के अंदर ये कमजोरी कहीं और जो है घातक हो सकती थी, लेकिन फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स ने इस निफ्टी की गिरावट को बचा लिया। यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक निफ्टी स्टॉक्स आए और वो इस उम्मीद में आ रहे हैं कि भाई जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें एक अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ था उसका बेनिफिट उनको अगले क्वार्टर में मिल सकता है, जिससे कि उनके निम्स बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो अगर हम बात करें बाजारों की तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके अंदर अगर हम वीकली कैंडल देखें तो 3 वीक के बाद हम एक वीकली कैंडल को नेगेटिवली देख रहे हैं। तो 3 वीक के बाद हम 3 वीक बैक टू बैक हम जो है रेड कैंडल्स देख रहे हैं। लेकिन इन तीनों रेड कैंडल्स में एक चीज़ बड़ी बेहतरीन है, वो ये कि तीनों रेड कैंडल्स वो छोटी है, बहुत बड़ी कैंडल्स अभी तक नहीं आई है। जब तक बड़ी कैंडल्स नहीं आती है तब तक जो है बुल्स जो है बाजार को ऊपर खींचने की ताकत जरूर रखते हैं। लेकिन जहां तक पैटर्न बन रहा है, देखिएगा बुल्स के पास अभी स्कोप है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया और बाजार 3 हफ्ते तक गिरा, तो इस हफ्ते के दौरान निचले लेवल से रिकवरी आएगी या नहीं आएगी बहुत जो है इंपॉर्टेंट है इस बार। और इस हफ्ते के दौरान अगर निफ्टी अपने निचले लेवल्स के ऊपर जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो हमें लगता है कि बाजार 25,000 के इर्द गिर्द कहीं पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। 25,050 के आसपास वहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो बाजार को या तो यहीं से मरो या करो की बात आ गई है। अब बुल्स के पास कोई चारा नहीं है, या तो यहां से बाजार को ऊपर खींच लो, नहीं तो बियर्स धकेल देंगे बाजार को 25,000 की तरफ। और जहां तक अगर हम पैटर्न्स को देखने की कोशिश करें, अगर हम वीकली पैटर्न्स को समझने की चेष्टा करें तो वीकली पैटर्न्स जो है यहाँ पर एक मौका दे रहे थे बुल्स के पास कि भाई वो बाजार को ऊपर खींच के ले चले जाएं। और यहाँ पर देखिएगा एक ब्रेकआउट की बात हुई। और अब अगर ये बाजार यहाँ पर नहीं जाते हैं, अगर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बाजार अपना जो हाई था उसको नहीं काट पाते हैं, तो आप ये बात समझिएगा इस महीने के अंत तक का समय है। और हमें लग रहा महीने के अंत में से पहले ही इस हफ्ते जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। तो ये जो सप्ताह है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि बुल्स इस बाजार को ऊपर की तरफ खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे। हालांकि हमारी चर्चा देखिएगा इस हफ्ते भी मंदी की तरफ थी। जो पिछला हफ्ता गया हमने कहा था कि भाई बाजारों के अंदर एक क्रूशियल जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस बात पे हमारे साथ जो है एग्री भी कर रहे थे कि हाँ जी, बाजारों के अंदर ऊपरी लेवल पर जो है प्रेशर है और ये जो बुल्स ने बाजी खेली है यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बन सकता है। अभी तो देखिएगा संकेत शुरुआती हैं। संकेत शुरुआती इसलिए है कि देखिएगा अगर यहाँ पर बाजार अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया तो 25,000 की तरफ दायरा क्यों बन सकता है। रीज़न ये कि देखिएगा एक अगर हम वीकली कैंडल्स में भी देखें तो हम 2023 में जो लो लगाए थे उसके बाद हम एक सीधा जो है एक बहुत बढ़िया रैली करते हुए नजर आए 26,000 पे। उसके बाद हमने एक करेक्शन दी 22,000 तक, यानी कि एक हेल्दी करेक्शन के बाद बाजारों ने दोबारा से उठकर जो है संभलना शुरू किया। फिर एक करेक्शन आई और फिर एक बाजार उठा। अब देखिएगा कोई भी मेजर ट्रिगर्स अगर आपको, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें भी कोई ऐसा मेजर ट्रिगर्स नहीं है कि जिसको देख के बुल्स या
जो कम्युनिटी है इन्वेस्टर्स की वो खुश हो जाए कि जी आइए अब हम अपना बैंकों से पैसा निकालते हैं और आइए शेयर खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे SIP आते हैं और एक मीडिया के अंदर जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बनी है कि भाव कुछ भी हो बस आपने खरीदना है। और देखिएगा जिस तरीके से फुलिशनेस हमने देखी IPO के बाज़ारों में, और किसी भी अनाप शनाप वैल्यूशन पे लेंसकार्ट हो या ग्रो हो या बाकी जो शेयर्स हैं वो किसी भी वैल्यूशंस पर खरीदने के लिए पब्लिक तैयार है। और सीधी बात यह है, जिस म्यूचुअल फंड्स को SIP के माध्यम से इन्वेस्टर्स ने मजबूत कर रखा है उनका पैसा किसी भी कीमत पर लगने के लिए बाज़ार में आ रहा है। तो जो वैल्यूशंस है वो आपको बेशक से महंगी लगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा, आपका पैसा आ रहा है तो म्यूचुअल फंड्स उस पैसे को डालेंगे। और आप देखिएगा कि जो IPO के अंदर जो एंकर बुक है उसके अंदर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो वहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी वैल्यूशंस हो, अब अगर आप उनसे बात करोगे कि जी आपने तो बड़ी महंगी वैल्यूशंस पे ले लिया, बोलो भैया पब्लिक ने हमारे को पैसा दे रखा और वैल्यूशन आप हमारे को मत समझाइए। ये जो रिटर्न्स में हम जनरेट करेंगे हमें तो बेंचमार्क बीट करना है, और बेंचमार्क निफ्टी को बीट करना है, हमें उससे ज़्यादा की बात चिंता करनी नहीं है। तो उनकी एक ही बात होती है कि हमने तो बेंचमार्क बीट करना है, अगर हमारे 2-4 शेयर खराब होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हालांकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी रिटर्न्स आप जानते हैं किस तरीके की रही है, बट हाँ जो म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आ रहा है वो म्यूचुअल फंड्स को ताकत दे रहा है कि आप किसी भी वैल्यूशंस पर किसी भी शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब जहाँ तक बात करेंगे इंडेक्स की, तो देखिएगा अर्निंग ग्रोथ आई नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोग खुश हैं कि भाई GST की कलेक्शंस में जो है डी ग्रोथ नहीं हुई, डेटा बहुत बढ़िया है। देखिएगा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो दिवाली वाला सीज़न था और उसी समय पर आपका GST कट था, दोनों चीज़ों में क्या होता है कि जिन लोगों ने भी 2 महीने या 3 महीने बाद खरीदना था उन सब ने भी एक पेंटअप डिमांड क्रिएट कर दी कि चलो जी GST कट आ रहा है जो है और दिवाली भी है साथ में, तो एक पेंटअप डिमांड थी। मुझे लग रहा है कि जो डेटा है GDP के या जो इन्फ्लेशन के डेटा, जो इन्फ्लेशन का नहीं बढ़ना, देखिएगा बहुत लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप देखिएगा बाज़ारों में जब जब तेज़ी हुई है हाई इन्फ्लेशन के समय पर ही हमारे बाज़ारों ने आउट परफॉर्म किया है। और हमारे बाज़ार हो चाहे वर्ल्ड के कहीं के बाज़ार हो, जब महंगाई होती है तभी जो है ये इंडिकेशंस आता है कि एक अच्छी डिमांड है। तो जब डिमांड नहीं होती है तो भी इन्फ्लेशन घटती है, ये बात भी जो है आपको समझनी है। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कहीं पर भी आपको ऐसे चमत्कारी रिजल्ट नहीं आएंगे या दिखेंगे कि जो आप कह सकेंगे भाई बाजारिंग लेवल्स पर सस्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स को अगर टेक्निकल व्यू के साथ अगर हम जो अलाइन करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे क्या निकल के आता है कि कहीं ये पैटर्न M पैटर्न की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, और हमें लग रहा है कि एक बाजार में एक बड़ी करेक्शन डी हो सकती है, और उसका जो दायरा है वो जो पुराने लोज हैं 24,400 तक क्या बाजार जा सकता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी उसकी बात करना बेमानी है। अभी हमें ये देखना है कि क्या बाजार 25,000 के पास इस हफ्ते जा सकता है, इस हफ्ता नहीं जाए या उसके अगले सप्ताह। अभी देखिएगा सीधी बात, मैं क्लियर कट ये नहीं कहूँगा कि भाई अभी मंदी की कॉल जो है लेनी, क्योंकि बाजारों में ऊपर से काफ़ी मंदी होगी। तो ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर हो सकता है कि आपको कंसोलिडेशन या इस फेज़ के आसपास बाजार नजर आए। दूसरी संभावना बनती है कि क्या बाजार 25,500 के नीचे बंद हुआ है, क्या क्रैकडाउन करेगा। अब इस पूरे डेटा में देखें तो कल के FIs के डेटा ने सबको चौंका दिया। FIs ने जिस तरीके से बाइंग की है उसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पर बाजार पोज ना कर जाए, तो बाजार के इस लेवल पर कंसोलिडेशन करने की बहुत अच्छी संभावना बनती है। जहाँ तक अगर मंथली पैटर्न की बात करें तो मंथली पैटर्न में भी जो रिकवरी आई थी उसके ऊपर जो पिछले महीने का जो मूव आया वो एक सरप्राइजिंग मूव था, और उसके बाद ब्रेकआउट नहीं आया वो उससे भी बड़ा सरप्राइज था कि भाई इतनी अच्छी बाइंग के बाद भी जो तेजी करने वाले लोग थे वो ऊपर जाके फंस गए। तो अगर आप बाजार में यहाँ से करेक्शन आएगी तो महीने के एंड में जब आप एक्सपायरी वीक में जाएंगे तो एक बड़ा डेंट बियर्स बाजार में डाल सकते हैं। तो अभी इस सप्ताह हमारे को लगता है कि बाजार साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में रह सकते हैं। स्लाइटली जो बायस्ड है वो हमारा ये है कि बाजार में ऊपरी लेवल से जो लेवल्स हैं वो टूट गए हैं, और अभी भी जो BS का पलड़ा है वो 55% भारी है, और 45% अभी भी बुल्स ने बाजी छोड़ी नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस हैं वो भी खराब नहीं हुई है। 2 वीकली रेड कैंडल के बाद टॉप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, नीचे से एक रिकवरी करना, ये थोड़ा सा जो है रिलीफ दे रहा है। अगर निफ्टी बैंक नहीं संभल पाया, अगर अब मैं ये कहता हूँ कि जो इंडेक्स की दशा या दिशा होगी उसके अंदर अगर बाजार कंसोलिडेट करते रहेंगे तो वो निफ्टी बैंक का नहीं गिरना होगा। अगर निफ्टी बैंक क्रैक कर गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये भी अपने टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ से भी अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और बाजार को कहीं 56,300 56,500 के अंत तक महीने के अंत तक ले जाती है,
तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि 57,000 के आसपास जब बाजार जाएगा तो निफ्टी जो है क्रैक कर जाएगा। और अगर अब क्या 57 के आसपास, जैसे कल के सेशन में देखिएगा 57,000 के आसपास जो बाजार आया, 157 जो है कल फ्राइडे के सेशन में बाजार आए, अगर उन लेवल्स के आसपास आएगा तो फिर निफ्टी बहुत बुरी तरीके से क्रैक कर जाएगा। तो अब निफ्टी की जो भी स्थिति रहनी है वो निफ्टी बैंक के हाथ में है। तो फाइनेंशियल्स में बहुत लोगों का मानना है कि भाई इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ेंगे, अच्छी ग्रोथ होगी। ये बहुत बार हमने देखा कि ऐसा सपना बेचा जाता है और फिर जब ऊपर से जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग प्रेशर्स बढ़ाते हैं तो फिर देखिएगा स्थिति बदल जाती है। और सबसे खास बात यह है कि जो बिजनेस के अंदर या इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के अंदर जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है। लेकिन अगर जो ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स का माइंडसेट चेंज करता है बाजार में क्या होगा, तेजी होने लगेगी ना, सबको लगेगा अब तो तेजी होना भैया, बाजार को खरीद लो। और ऐसी तेजी के अंदर एकदम क्रैक आता है। तो अभी निफ्टी बैंक में शायद उसी तरीके की स्थिति है। तो सब लोगों को उम्मीद है निफ्टी बैंक से कि भाई अभी निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की हालत देख के कि निफ्टी के जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने निफ्टी को दबा रखा है अभी। अगर निफ्टी में और फर्दर क्रैक आएगा तो निफ्टी बैंक की वजह से आएगा। और हालांकि निफ्टी बैंक के जो चार्ट पैटर्न्स है वो इतने वीक नहीं है जितने निफ्टी के हैं। और हालांकि निफ्टी बैंक ने भी अगर पिछली 5 कैंडल्स की बात करें तो पिछले ऊपरी लेवल से एक करेक्शन दी, लेकिन फ्राइडे का सेशन बड़ा इंप्रेसिव था और निचले लेवल से जो बाइंग आई, तो अगर ये बाइंग मंडे को कंटिन्यू रहती है और ट्यूसडे भी कंटिन्यू रहती है तो फिर शायद बुल्स जो है कम बैक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी कमज़ोर हो गया, जिसकी संभावना हमें लगती है कि मंगलवार दोपहर से या सोमवार के शाम से हो सकता है कि निफ्टी बैंक में भी प्रेशर दोबारा से बने। और निफ्टी बैंक में ये जो रिकवरी आई है आईसीआई बैंक की वजह से आई। आईसीआई बैंक जबरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड था, तो एक टेक्निकल बाउंस आईसीआई बैंक में बनता, तो उसके बाद फिर बाकी बैंकों में भी एक तेजी बनती हुई नजर आई। और एसबीआई में एक ओवरबोट सिचुएशन बनी हुई है, तो एसबीआई में कभी भी क्रैक पड़ सकता है। और जहाँ तक कमजोरी की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 52 वीक हाई लगाए हैं और जिस तरीके से एक हाइप बना हुआ है वो शायद अब आने वाले समय में उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास एसबीआई और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेड काम कर रहे हैं, तो ट्रेड वहाँ पर कभी भी किसी भी समय एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दोनों शेयर्स में देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम बात करें डेटा की, एफआईज के डेटा में देखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर क्या था कल, 4581 करोड़ की बाइंग बढ़ा दी। अब ये किसी ने एफआईज से उम्मीद नहीं की थी कि भाई इतनी बड़ी बाइंग एफआईज की आएगी। तो ऐसा लगता है कि जो सुबह कल सेल ऑफ हुआ उसके बाद जो नीचे से बाइंग आई, तो पहले डीआईज ने बाय किया होगा, फिर एफआईज ने भी अपने शॉर्ट काट लिए, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। लेकिन जो शॉर्ट्स काटे या बनाए वो पता चलेगा इन डेटा से। तो देखिएगा एफआईज ने उस बाइंग के साथ स्टॉक फ्यूचर्स बेच मारे, यानी कि यहाँ से माल खरीदते रहे और स्टॉक फ्यूचर्स को बेचते हुए नजर आए, इंडेक्स फ्यूचर्स को भी बेचते नजर आए। उधर अपनी जो कैश में खरीदारी की है उसके सामने उन्होंने पुट को खरीदते नजर आए। हालांकि उनके अगेंस्ट बाजार ना चला जाए, उन्होंने कॉल भी खरीदी। तो कुल मिलाकर अगर डेटा देखें तो कैश मार्केट के सामने उन्होंने जबरदस्त मंदी फ्यूचर मार्केट में बनाई है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में उन्होंने पुट भी खरीदी है। लेकिन देखिएगा ये जो पुट ऑप्शंस जब ना 5 लाख से लेके 6 लाख के बीच में चली जाएं, अगर ऐसा होता है और सप्ताह के अंत तक या महीने के अंत तक, तो उसके बाद जब ये 5 लाख या 6 लाख की फिगर हो जाए, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, जब 5 लाख या 6 लाख की फिगर्स ये पुट ऑप्शंस की महीने के एंड की एक्सपायरी में अगर पहुँच जाए, तो आप ये समझ ले जाना उसके अगले सप्ताह में, उसके 2 दिन या 3 दिन में बाजारों में बड़ी सेलिंग आती है। तो अभी वो डेटा तो नहीं आया है कि भाई बहुत बड़ी सेलिंग आएगी, तो उसको देख के हमें लगता है कि बाजार साइडवेज टू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग के मोड में कंटिन्यू रह सकते हैं। प्रो का डाटा काफ़ी जबरदस्त है। जबरदस्त इसलिए कि उन्होंने दब के पुट बेची तेज कर दिया, फ्यूचर्स भी खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे, हालांकि उन्होंने कॉल भी खरीदी, यानी कि कॉल में तेजी, यहाँ पे तेजी, स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी, इंडेक्स में तेजी। भाई साहब पूरी तरीके से हालांकि यहाँ पर हम ये देखें कि अभी भी उनके पास पुट खरीदी हुई है अपनी हेज में, लेकिन उनका जो फ्राइडे का मूव था वो ये कह रहा है कि उन्होंने पुट भी बेची, पुट खरीदी, मंदा कर लिया यहाँ पे, सॉरी कॉल खरीदी यानी कि तेजी कर ली, पुट बेची ये भी तेजी कर ली, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे वो भी तेजी कर ली, इंडेक्स फ्यूचर। तो फ्राइडे के सेशंस में प्रो के जो अकाउंट्स हैं यानी कि जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं उनमें सब में भयंकर तेजी हुई।
उसके बाद अगर हम बात करें क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स के जो अकाउंट है उनमें क्या है, क्लाइंट्स तो देखिएगा है ही भयंकर तेजी में, लेकिन क्लाइंट्स ने कल कॉल बेच दी अपनी ऊपर की, यानी कि जो उन्होंने कॉल खरीद रखी थी वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉल काट दी। तो कॉल काट दी उन्होंने, उसके बाद अगर उन देखे तो उन्होंने पुट खरीद ली, जो पुट बेच रखी थी, क्योंकि बाजार ऊपर गया तो पुट बेचने वाली सिचुएशन में उनको प्रॉफिट आया, उन्होंने प्रॉफिट काट लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी उन्होंने खरीदारी की और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। और सबसे खास बात यह है कि जो DIs है उन्होंने 6675 करोड़ की स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग की है। तो जो कैश का डाटा है वो FIs और DIs दोनों की तरफ से बहुत बुलिश है। और DIs का जो बाकी डेटा है अगर हम उसको देखें तो वो वास्तव में उनकी हेजिंग पोजीशंस हैं। तो मैं इसलिए उनके जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो पोजीशंस है उनको बहुत ज़्यादा तरजीह देता नहीं हूँ। तो उनका जो फिगर्स होता है DIs का, स्टॉक का फ्यूचर्स ही कारगर रहता है। तो FIs तो देखिएगा अपनी जो पोजीशन है उन्होंने कैश में बेशक से तेजी बनाई है, लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मंदी उन्होंने बना ली है। तो नटशल ये है कि DIs तेजी में, FIs मंदी में, प्रो तेजी में और क्लाइंट भी तेजी में। यानी कि इस पूरे गेम में जो 3 पार्टीज हैं वो फुल तेजी में, एक पार्टी मंदी में, और एक पार्टी जो आपको नज़र नहीं आ रही वो है HNI इन्वेस्टर्स। उस HNI इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि अगर कल 10,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग हुई है DIs और FIs की, और उसके बाद भी निफ्टी माइनस में बंद हुआ है, तो एक पार्टी और है, वो पार्टी है HNI इन्वेस्टर्स, जिसको मैं मिस्टर इंडिया कहता हूँ। वो अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो हायर लेवल पर उसने जो प्रॉफिट बुकिंग की है वो थोड़ी सी चिंता का कारण है। तो अल्टीमेटली अगर आपको डेटा पॉइंट समझोगे तो 3 पार्टी तेजी में, एक पार्टी मंदी में। अब निफ्टी बैंक के पुट कॉल रेशियो क्या कह रही है? निफ्टी बैंक के पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, 0.90 न्यूट्रल है, दोनों साइड के रास्ते खुले हुए। निफ्टी की 50 की पुट कॉल रेशियो 0.889, दोनों साइड के रास्ते खुले हुए हैं। और जहाँ तक बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के डे चार्ट में देखिएगा जिस तरीके से डैमेज हुआ था ना दिवाली के बाद, उसके बाद अब देखिएगा गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में है। और उसके बाद अगर हम गोल्ड के स्पोर्ट के वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल्स में एक नीचे से खरीदारी देखने के लिए मिली है, जिससे ऐसा लगता है कि अगले सप्ताह के अंदर गोल्ड के अंदर स्लाइटली एक रिकवरी वाला मोड रह सकता है। और वहीं पर अगर US डॉलर के सिल्वर में देखें तो सिल्वर में एक भयानक गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है डेली चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर अभी कोई क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है, बट हमें लगता है कि 48 और 46 डॉलर से और 46 और 49 डॉलर्स के आसपास अभी शायद कंसोलिडेट करता रहेगा। फिर किसी भी साइड पे ब्रेकआउट होता है तो उसी साइड सिल्वर के जाने की संभावना है। शॉर्ट टर्म सिल्वर का हो सकता है कि आपको कंसोलिडेशन वाला या थोड़ा सा नकारात्मक फेज में दिखता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी हमें लगता है कि सिल्वर का अभी काफ़ी बुलिश है, क्योंकि ये जो हाई वॉल्यूम ग्रोथ थे, हाई ट्रेड थे, अब वॉल्यूम्स दोबारा से ग्रीन कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो दोबारा से वॉल्यूम्स बढ़ने लगे हैं। तो इसका मतलब ये कि निचले लेवल्स के ऊपर बाइंग सिल्वर में भी देखी जा सकती है। तो इन प्राइस के आसपास सिल्वर एक बाइंग क्रिएट कर रहा है। अगर ये बायर्स के अगर हम एंगल से सोचें तो अब अगर 49 डॉलर्स के आसपास बाजार निकलता है तो इस सप्ताह में अगर 49 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें लगता है कि 1 या 2 सप्ताह के अंदर बाजार दोबारा से 50 और 52 डॉलर्स के आसपास जो है सिल्वर को ट्रेड करता हुआ हम देख पाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें इनके वीकली कैंडल्स को, तो वीकली कैंडल जरूर इस बार निराश कर रही है, लेकिन पिछले दोनों वीकली कैंडल्स में एक चीज़ जो सबसे अच्छी देखने के लिए मिली, इस वीक में भी और पिछले वीक में भी निचले लेवल से दोनों टाइम पर रिकवरी हुई है। तो सिल्वर के अंदर ये इंडिकेशंस मिल रहा है कि निचले लेवल्स के ऊपर जैसे ही 46-47 के बीच में सिल्वर जा रहा है, मैं USD में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिलती है। और देखिएगा इंटरनेशनल प्राइस के साथ ही हमारे जो MCX के भाव है वो कोरिलेट करते हैं, तो उसी से जो है आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में उसके साथ हम कैसे उसको डॉलर में ट्रांसलेट करके हमारे भाव क्या रहेंगे। तो अल्टीमेटली हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही गोल्ड या सिल्वर के प्राइस देखते हैं। उसके बाद जो खबरें आ रही हैं भाई, तुर्की ने क्या किया है कि एक जेनोसाइड अरेस्ट वारंट जो है नेतन्याहू के खिलाफ निकाल दिया। तो एक तरीके की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने एक जो ग्रुप बना रखा है, तो वो जो ग्रुप है वो सीधा सीधा जो है नेतन्याहू को जो है चैलेंज कर रहा है। उसके बाद देखिएगा एक जो खबर इस सप्ताह के अंदर आई कि इजराइल के मुद्दे पर जोहरम ममदानी जो जीत गए हैं न्यूयॉर्क सिटी से, तो कह रहे कि क्या US का शिफ्ट चेंज हो सकता है। तो इस खबर पे भी जो है चीज़ें रहेंगी। इसके बाद देखिएगा ट्रंप ने 175 प्रोब्स जो है H1B1 वीज़ा के ऊपर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च कर दिए, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो H1B1 में इंडिया जो है एक इंटरेस्टेड पार्टी रहती है। इसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो एक खबर और आ रही है कि जो सबसे खास बात
कि G20 के अंदर यूएस जो है इस महीने के अंदर में जो G20 की मीटिंग होनी थी उसमें यूएस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ट्रंप ने कह दिया मैं नहीं जा रहा, ना मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा जाएगा। तो कोई नई बात नहीं है। और इस सप्ताह के अंत में जब 14 तारीख होगी तो एक चीज़ सबसे खास बात रहनी है, और सबसे पहली बात तो 11 तारीख को बिहार का इलेक्शन जो है, जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और काउंटिंग होगी कब? 14 तारीख को। अब 14 तारीख का क्या पड़ेगा? फ्राइडे। तो फ्राइडे की डेट पे बाज़ारों में हलचल हो सकती है। अब यहाँ पर क्या खबरें आ सकती हैं देखिएगा, मैं पॉलिटिकली मैं ज़्यादा बात आपके साथ नहीं करूँगा, लेकिन सबसे खास बात है कि 11 तारीख नवंबर के बाद एग्जिट पोल आएंगे। अब एग्जिट पोल के अंदर क्या होगा देखिएगा, वैसे तो सब लोग कह रहे हैं कि एनडीए जो है क्लियर कट जीत जाएगा। सब लोग कह रहे हैं कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल अभी है नहीं, ओपिनियन पोल या जो ग्राउंड रियलिटी आ रही है। मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। वो जब मैं लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा था तब भी मैं आपसे बात कर रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश व्यू रखना चाहिए। देखिएगा, मैं भी यहाँ पर जिस तरीके से, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी को सेटबैक लगा है, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भी एक सेटबैक लगेगा। जितनी उम्मीदें एनडीए या नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो उम्मीद कर रही है, उतनी सीटें शायद नहीं आएंगी। और उसमें एक जो बड़ा फैक्टर उभर कर आ रहा है, जो बिहार के सम्मान की बात कर रहा है, बिहार के रोजगार की बात कर रहा है, बिहार के पलायन की बात कर रहा है, वो है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जो हमारे को मीडिया से पता चल रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस इलेक्शन में हो गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से एनडीए के भी वोट कटेंगे और जो दूसरी पार्टी है, मान लीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल, उसके भी जिस तरीके से वोट कटेंगे, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर शायद सरकार तो ना बना पाए क्योंकि उतनी सीटें तो नहीं जीत सकते, लेकिन प्रशांत किशोर जो है त्रिकेंशु जो सभा है, तो ट्रायंगुलर फेज के अंदर जो है हमें इलेक्शन रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा कि जी मैं किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा। तो अल्टीमेटली अगर ये सारी गड़बड़ होती है और प्रशांत किशोर किसी तरीके से, मान लीजिएगा अगर तेजस्वी के साथ अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर जाते हैं, और अगर एक धड़ा जो एलजेपी का है अगर वो टूट के जाता है, या नीतीश कुमार की पार्टी का टूट के जाता है, तो अल्टीमेटली जो है लोकसभा के अंदर जो नीतीश की जो सपोर्ट है उसका भी एक हलचल जो है बाजार में देखने के लिए मिल सकती है। तो अल्टीमेटली जो बिहार का इलेक्शन है उसमें कुछ भी रिजल्ट आता है, तो अगर नीतीश कुमार का कोई भी स्टांस चेंज होता है उस रिजल्ट को देख के, तो हमारे जो लोकसभा की जो सीट्स हैं उनमें जो सपोर्ट्स हैं नीतीश की पार्टी की, वहाँ से कुछ चेंज हो सकता है। बट हालांकि अभी उस तरीके के कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनडीए के अंदर जो बीजेपी है, बीजेपी ने अब नीतीश कुमार की पार्टी को कैप्चर कर लिया है। तो अल्टीमेटली दादागिरी तो देखिएगा अभी बीजेपी की ही चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक बहुत ही जबरदस्त फैक्टर हो सकता है और बहुत बड़ा। हालांकि प्रशांत किशोर जी खुद कह रहे हैं कि अर्श पे या फर्श पे, तो अर्श पे जाने की संभावना मुझे तो लगती नहीं, फर्श की भी संभावना लगती। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो सीटें कह रहे हैं कम से कम उससे ज़्यादा आएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं उससे कम आएंगी। बट एक प्रशांत किशोर जो है एक फैक्टर तो है, क्योंकि चुन चुन के जिस तरीके से उन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया है। और मुझे लगता है कि इस समय पर प्रशांत किशोर बिहार के अंदर जो युवा वर्ग है और जो पलायन करके बाहर जाके जॉब कर रहे हैं उनकी तो पहली पसंद है। और छठ पूजा में बहुत सारे लोग गए और वहाँ से वापस नहीं आए हैं, केवल इसलिए कि वहाँ पे उनको इलेक्शन में वोट डालना है। तो देखिएगा, जो जैसे भारत सरकार के अंदर अगर हम स्पेशली बीजेपी की बात करते हैं, तो वो जैसे राष्ट्र अभिमान की बात करते हैं, उसी तरीके से पीके जो है बिहार के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। तो बिहार के स्वाभिमान की बात करते करते मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का जो वोटर है, क्योंकि वो बिहार में क्या है कि थोड़ा सा बाहुबली वाला राज है, तो कोई भी आदमी खुल के नहीं बोलता, लेकिन प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी सपोर्ट मिलेगी, और जो बिहार के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी। और वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इंडिया के बाज़ारों में भी एक बहुत बड़े वोलेटाइल सेशन आपको 14 तारीख की दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब कहेंगे सर 14 नवंबर को तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, तो उस दिन छुट्टी होगी। तो देखिएगा, जहाँ तक हमें पता है कि 14 नवंबर की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन 14 नवंबर को बाज़ार हमारे खुलेंगे और इसीलिए काउंटिंग भी तो हो रही है। तो अब यहाँ पर जो चर्चा है वो हमें देखनी है। और सप्ताह के लास्ट में देखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने एक बड़ा नीचे से रीबाउंड किया, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल को तो देखिएगा
मोनोपोली बिजनेस हो गया। रिलायंस और भारती एयरटेल ने पूरा बाजार जो है कब्जे में कर लिया है। और देखिए कब्जे में कराने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और जो गवर्नमेंट की कंपनी है BSNL, वो कहीं भी कंपटीशन में है नहीं, आइडिया कहीं कंपटीशन में है नहीं। तो अल्टीमेटली जो है दो ही पार्टी जो है यहाँ पर हैं, दो पार्टी भारती एयरटेल और रिलायंस। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो कोई मजबूत है नहीं। तो अब आप अपने डेटा पैक के भाव भी बढ़ते हुए देख रहे हैं इसीलिए, और आपकी जितने भी प्लान्स हैं उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो भी ख़त्म होती हुई आपको नज़र आ रही है और आगे होती रहेगी। और जिस तरीके से ये दोनों कंपनियां बढ़ रही हैं, तो इनके मोनोपोली बिजनेस की वजह से इनको जो वैल्यूशंस भी हैं वो आप देख रहे हैं कि दोनों अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की वजह से अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने में धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।